सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग और रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अब आपके जो बोर्ड वाले लोग हैं, यूं कह लीजिए जो स्टेट बोर्ड वाले, सेंट्रल बोर्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, स्टेट बोर्ड वालों का अब एग्जाम में बहुत ही कम दिन बाकी है। हम सबसे ज्यादा उन बच्चों को थैंक यू बोलना चाहते हैं जो इस सम और विषम परिस्थिति में भी अपने आप को अडेप्ट करके, अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया, अपने सिलेबस को कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है, आपको क्या लगता है कि काफी कम समय में उन्होंने अपने मेहनत को करके अपने लगभग सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपका घर पर बैठे बैठे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उनका प्रिपरेशन किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि कहीं से भी आप लोगों का मेहनत छुपा नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये रहता है यार डेट बढ़ जाता तो और मजा आ जाता और कुछ कर लेते, ये सब बहानेबाजी है। हमको तो अच्छा है कि गोल मिला, थैंक यू बिहार बोर्ड को, हम लोग को एक टाइम दिया गया, एक गोल दिया गया कि आपको इतने दिनों में ये चीज क्या है कंप्लीट कर लेना है। आपको बहुत दिन पहले ही पता था कि सर 1 फरवरी से हमारा क्या है एग्जाम है। ये कितनी अच्छी न्यूज थी। तो उस टाइप से उस न्यूज के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को ढाला, अपने आप को बनाया और फिर चल करके अपने प्रिपरेशन को किया और फाइनली काफी अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए। और अपना कभी भी आप हतोत्साहित मत होइए, अपने मनोबल को हमेशा ऊपर रखें। ये हम ही कर सकते हैं, ये घमंड है, लेकिन हम लोग मिलकर एक काम कर सकते हैं, ये हम लोग का एटीट्यूड है, ये मेरा उत्साह। हम लोग सारे लोग मिल करके अच्छे से एग्जाम को क्रैक करेंगे, इस बोर्ड के एग्जाम को। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि क्लास में बहुत अच्छे से हम डिटेल दिए हैं। आज के हम इस लेक्चर में यहाँ से एक नए पैटर्न को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा जो पैटर्न होगा वो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 2009 से। आप किसी की भी पब्लिकेशन की किताब से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें से क्वेश्चन से मतलब है, आंसर से मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन बैंक में आंसर है उसके आंसर से आपको कुछ लेना देना क्या है नहीं, आंसर तो आपके कॉपी पे होने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 1 साल का पूरा रिवीजन करा देना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो 3 घंटे का क्वेश्चन होता है, हम कैसे कभी भी समय लगेगा और ज्यादा देर हम आपको इस पे बांध भी नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर हम आज 2009 का क्वेश्चन बैंक का फिजिक्स का सॉल्यूशन करा रहे हैं तो ये 2 पार्ट में जाए या 1 पार्ट में भी किसी किसी साथ जा सकता है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं 2009 का क्वेश्चन बैंक। और सबसे पहला उसमें ऑब्जेक्टिव है कोलंबियन फोर्स। हिंदी में लिखा रहता है कूलम्ब फोर्स क्या, तो पहले ऑप्शन पे डिस्कस करना है। आप पढ़ने, आप सॉल्यूशन लेने इसमें अच्छा पहला ए दूसरा का बी, ये कैसा सॉल्यूशन है तो कुछ समझ में ही नहीं है। हम यहाँ आए तो क्वेश्चन का डिस्कशन करें। कोलंबियन फोर्स क्या है, तो बोल रहा है कोलंब फोर्स क्या एक सेंट्रल फोर्स है, क्या एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस है। सुनना है हमारा जो कोलंब फोर्स है, याद कीजिएगा जब भी कोलंब फोर्स लिए थे तो हम बड़ी प्यार से याद है कि 2 जो चार्ज पार्टिकल लेते थे Q1 और Q2, पक्का सेंटर से दूरी लेते थे, इस सतह से लेते थे, ये कोई केंद्रीय बल। और दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है क्या ये इलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स कोलंब 2 चार्ज के बीच में ही लगता है। तो हमारा जो कोलंबियन फोर्स है वह केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का सी। ए का क्या हो जाएगा, यानी कि कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा जो कोलंबियन फोर्स है वो क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस प्रीमियर लाइफ की मदद से हम सारा चीज कंप्लीट करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि बाद में याद करें, यहां याद करना ही है आपको। दूसरा, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सिट अलोंग वाई एक्सिस, देन एक्स एक्सिस। हमारा जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वो एक्सिट करता है एक्स एक्सिस पे। तो बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से प्लेन होगा। 1 मिनट हम लिखवाएं आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल। हमारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह परपेंडिकुलर होती है किस पे, सम विभव पृष्ठ पे। याद है हिंदी वाले, हमारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उस सम विभव पृष्ठ पे क्या लंब होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंब होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। यानी कि तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वाई जेड पे नहीं होगा,
लड़का बोला कि अच्छा एक्स वाई नहीं, कैसे एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा वाला ऑप्शन बी में भी एक्स है, तीसरा वाला ऑप्शन ए भी है, गलत है। यानी कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वाई और जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई और जेड को रिप्रेजेंट करेगा आपका समविभव पृष्ठ को, इक्विपोटेंशियल सरफेस को। क्लियर है? पहला कोलम्बियन फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा आपको नहीं बोलना, हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स एक्सिस दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वाई और जेड क्या दिखा रहा है? ऑफ कोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा प्यार से भैया, एकदम प्यार से, टू इंक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। हमारे पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगा हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। तो उसका सेंसिटिविटी बढ़ेगा। याद कीजिएगा, हमने लिखवाया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, इसका प्रिंसिपल याद कराते हैं पोटेंशियोमीटर में। नहीं आता रहा तो हम बोलते हैं when constant electric current, प्रिंसिपल तीसरा चैप्टर का, when constant electric current passes through the uniform cross section area of conductor, then produce potential difference VAB directly proportional to length of conductor। याद आया होगा थोड़ा सा? तीसरा चैप्टर का पोटेंशियोमीटर हम पढ़ाने वाले हैं। अगर किसी एक समान यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले तार से एक समान कांस्टेंट करंट पास करा दिए, एक समान कांस्टेंट करंट पास करा दिए, करंट का मान भी कांस्टेंट, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर हाल में समानुपाती होगा किसके? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह किसके समानुपाती होगा? लेंथ के। यानी कि जितना ज्यादा आपके चालक का लंबाई बढ़ेगा, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी क्या करेगा? इसलिए समय लगेगा सर हमको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक कराने में। समझ में आ रहा है? एक ही क्वेश्चन को डील करना पड़ता है आपका जो। तो बता दीजिए चारों में से किसमें है? लिखा हुआ सर लेंथ शुड बी इंक्रीज है। कब बढ़ेगा आपका सेंसिटिविटी? अरे भैया किया है, प्रूफ भी किया, याद कीजिएगा ओम के नियम से V = I, रेसिस्टिविटी से ρ बराबर R into A by L। हमको चाहिए क्या? R चाहिए सर। क्या चाहिए? R बराबर ρ into A by L। याद है? ρ into L by ρ into L by, सबको उठा करके यहाँ डाल दिए। ρ कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, ρ और A कांस्टेंट है, तो L बच रहा है, V समानुपाती L का। याद है? अरे ये लिखवाए हुए हैं। यानी कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह लेंथ के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ के क्या होगा? तो बताइए चारों में ऑप्शन क्या होगा? आपका सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का तब बढ़ेगा जब उसका लंबाई क्या है? डी। चलिए चौथा क्वेश्चन में आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। हम एक सर्कुलर लूप के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, घबराने का एकदम नहीं है। सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A इज B। बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A इज B। बोल रहा है एक सर्कुलर लूप है जिसका एरिया A से A और B, द मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। हम आपको बोर्ड मैग्नेटोन से पहले ये चीज प्रूव किए हुए सर, देखिएगा तो उसका आंसर हो जाएगा डी। चार का आंसर क्या आ जाएगा? यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन मुश्किल है इसलिए। पांचवा क्वेश्चन, इफ L be the inductance, L क्या? What is inductance? कोई बता दीजिए। इंडक्टेंस किसको कहते हैं? अरे इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर? R be the resistance, सॉरी इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टर कहते हैं। L हो गया LCR सर में जो इंडक्टर लगा था L, याद है? R है आपका रेजिस्टेंस और C क्या है? कैपेसिटेंस। करेक्ट डायमेंशन ऑफ LR एंड RC। LR और RC का डायमेंशन निकालना, तो देखिए सबसे पहले एक मिनट प्यार से। डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF बाय सेल्फ इंडक्शन E = -L di/dt। याद है? फिर आगे सेकंड ला इंड्यूस्ड EMF E = -L di/dt। हमको L का डायमेंशन चाहिए, माइनस होने से कोई मतलब है नहीं। L = E dt/di। माइनस लगा के क्या कर देगा? डायमेंशन में माइनस प्लस होता है। E पोटेंशियल, E क्या है? E बराबर होता है, एक मिनट प्यार से, W/Q।
E बराबर इंटू dt का तो टाइम में है, करंट का I का I। चलिए W का ml स्क्वायर t के पावर, W का ml स्क्वायर t के पावर इंटू I। अब I Q का I t चार्ज बराबर करंट गुने टाइम हो गया। एक और I यार से देखिएगा, एक I से एक I तो L क्या निकाल ऊपर t है तो लिखे तो है ml स्क्वायर t के पावर -2। अरे सॉरी ध्यान दीजिए Q का ml स्क्वायर t के पावर -2, टाइम का t, चार्ज का I t, एक और चार्ज है करंट है तो I ही। अब देखिएगा सर t से t यानी L का निकल गया m L स्क्वायर t के पावर I के पावर, ये किसका? चलिए L का हो गया। अब वैसे ही C का, वैसे ही R का, तीनों का निकाल के तभी सॉल्व हो। अब आएगा R का चाहिए, हो गया B इक्वल टू I R, कहीं से निकाल सकते हैं। अरे B इक्वल टू R इक्वल टू B बराबर W बाई Q। बस को 5 आपको डायमेंशन याद है तो दुनिया का सब डायमेंशन क्या निकलेगा। W का ml स्क्वायर t के पावर, Q का I t, फिर एक y। ध्यान दीजिएगा सर, बस ध्यान देना। R का हो गया आपका ml स्क्वायर t के पावर -3 I के पावर -2 हो गया। आइएगा V बराबर Q बाई C, दूसरा चैप्टर का जीरो फार्मूला। अरे कैपेसिटेंस का V बराबर Q बराबर सॉरी C ना चाहिए, C बराबर Q बाई V, Q V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q स्क्वायर बाई W, Q का I स्क्वायर T स्क्वायर m L स्क्वायर T के पावर, C बराबर I स्क्वायर, पहले m लिखना था, m के पावर -1, m के पावर L के पावर -2, T के पावर 4 -2 हो गया। हो गया I के पावर 2। आइए क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन पूछता है, मेहनत तो करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करने से 1 नंबर फ्री में। अब किसको ही नहीं आता है सबको आता क्या? किसका डायमेंशन आपको 7 को डायमेंशन 11 पागल करके हम आपको सिखा देंगे। चलिए आगे देखना है सर आपको किसका L बाई R का पहले बता दो। L का मान ml स्क्वायर t के पावर -2 I के पावर -2, R का ml स्क्वायर t के पावर I के पावर m से m L से m दुगुआई से दुगुआई L बाई R, दुगो t है, दुगो t से दुगो t अभी माइनस है, t के पावर 1 सिर्फ t, सिर्फ बढ़िया। यानी t को आप लिख सकते हैं m0 L0 t। तो रात्रि वाला बनती है तो बताइए, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक का एक्सप्लेनेशन। ऐसे सीधा अली अभी कभी कैसे मार लीजिए, हो गया। L बाई R का हो गया m0 L0 t। अब करना है R और C का, चेक करना है। R का है m L स्क्वायर t के पावर -3 I के पावर इनटू C का C का m के पावर L के पावर t के पावर I के पावर 2, L के पावर -1 M के पावर +1 कैंसिल, L के पावर +2 t के पावर L के पावर -2 कैंसिल। ध्यान देंगे सर, I के पावर 2 I के पावर -2 गुना में इसलिए काटा, ओके सर। यह बच गया RC का t के पावर -3 या t के पावर RC का m0 L0 t। चेक कीजिए इसमें कौन D दिख रहा है, देख लीजिए D m0 L0 t m0 L0 t m0 L0 t m0 L0 t, इसको लिखना है एनीवन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ tan A and tan B with the position of magnet and magnetic field at a distance d, बोल रहा है एक tan A है और दूसरा tan B है, जो मैग्नेट का पोजीशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस d आर सेपरेटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय B1 एंड B2, और B1 और B2 को मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक बार आराम से इन tan A एंड tan B, tan A में और tan B में, ओके, पोजीशन ऑफ मैग्नेट, ओके सर, पोजीशन ऑफ मैग्नेट एट अ मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस d
फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन B1 एंड B2। तो हमको कह रहा है, आपको ना प्रूफ किया मैं, एक मैग्नेट ले लिए थे, याद कीजिए, हम मैग्नेट पे एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में आपका था B = म्यू नॉट बाय 4 पाई, याद कर लीजिए, 2md एक्सियल लाइन पे, अरे 2p, अब p बराबर, हम था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m बराबर p गुने 2l नहीं था, m बराबर क्या, तो वहां पे हो गया 2p 2md बाय d² - l² का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां पे तो प्रूफ नहीं कर सकते हैं, 6 का हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 6 का 1, लिखिएगा 7 देखना है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ चैप्टर नंबर 1, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइमल्टेनियसली, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करता है, साइमल्टेनियसली चलता है, लिखवा दी, तो उसमें कोई फेज डिफरेंस क्या है, अगर कोई दोनों साथ साथ चलेंगे तो कोई फेज का डिफरेंस है, एक आगे चले दूसरा पीछे चले तो फेज का डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। स्काई वेव इज बेस्ड ऑन, ये आपका क्वेश्चन जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का है, हम आपको बता देते हैं, अभी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर में हुआ नहीं, लेकिन हमारा जो स्काई वेव है वह रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर जाता है ऊपर में, आयनोस्फीयर से स्काई वेव रिफ्लेक्ट करके वापस हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। क्लियर, स्काई वेव किस पे आधारित, तो आयनोस्फीयर पे आधारित, स्काई वेव किस पे आधारित है, आयनोस्फीयर पे। करेक्ट मॉड्यूलेशन पेयर, अब ये वाला क्वेश्चन नौवां जो देख रहे हैं कि पेयर लगा दीजिए, ये सब टाइप का क्वेश्चन अब क्या करता है, मॉड्यूलेशन लगाइए, कथन और निष्कर्ष लिखिए, कौन सही है वो सब वाला करने का जरूरत ही नहीं आपको। वैसे एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन सिग्नल आपका करेक्ट 1 का A का 1 B का 2, छोड़िए करना ही नहीं, अब याद रखिएगा मेन गेट, बेस गेट किसको कहते हैं, बेस गेट कहते हैं एंड गेट को, और गेट को और नॉट गेट। इसी तीनों गेटों से, इन तीनों गेटों से हम पूरे लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन ऑफ गेट बनाते हैं, जिसमें आता है नंद गेट, नॉर गेट, हो गया नॉर गेट, एंड गेट, ये सारा सब आता है, लेकिन आधार हमारा जो मेन गेट है वह तीन ही गेट है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस में तो हमको पता चलेगा एंड और एक नॉट गेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आते हैं आज हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले डिफाइन कर टर्म ऑफ रेसिस्टिविटी, एक रेसिस्टिविटी को डिफाइन करें। The resistivity is the property of resistance which opposes electric current in electric circuit. Resistivity प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध का एक गुण है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। एंड राइट इट्स SI यूनिट, ओम मीटर, रो बराबर क्या होता है, इस शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, रो बराबर होता है बाबू R into A by L, R था ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर से मीटर, इसका यूनिट हो गया आपका ओम मीटर। अगला कहता है ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन विद चेंजिंग इन टेंपरेचर ऑफ टिपिकल सेमीकंडक्टर। तो टेंपरेचर का और किसका ग्राफ खींचना है, रेसिस्टिविटी का। तो आपका टेंपरेचर और रेसिस्टिविटी, इधर हो गया आपका रेसिस्टिविटी और इधर हो गया आपका टेंपरेचर। क्लियर, टेंपरेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल बोलेगा, व्हेन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, पहले हिंदी में, जब नियत विद्युत धारा को एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हम प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न विभवांतर प्रवाह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। एक बार और, when constant electric current passes through the uniform cross section area of conductor, then produce potential difference V directly proportional to length of conductor। बोल रहा है ड्रा सर्किट डायग्राम, कंपेयर द EMF of two cell, याद कीजिए, बनाया हुआ सर्किट डायग्राम, कंपेयर द EMF of two cell का, याद आया? हमसे तो आप पागल कर दीजिए। यहाँ पे एक वायर लगा था, इसको मोटा किए थे, आया? यहाँ पे एक E1 लगा था, यहाँ पे एक E2 लगा था, यहाँ पे एक स्केल था, यू रिमेम्बर? यही इसका सर्किट है। ये में कब E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 प्रूफ किए। अगर
अगर आपको लिखना है तो आप वहीं पे चले जाइए। तीसरा चैप्टर का टॉपिक होगा कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। प्रूफ है आपके कॉपी में सर। L लंबाई बता तो यूनिट रेजिस्टेंस x है तो L1 लंबाई का L1x, L2 लंबाई का L2x। तो ओम के नियम से I इक्वल टू पहले वाले पे E इक्वल टू E1 इक्वल टू आया कांस्टेंट तो आई है और उसका रेजिस्टेंस है L1x याद है और दूसरे का E2 इक्वल टू I उसका R L2x। दोनों को डिवाइड देते आंसर आएगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है अप्लाइंग बायोट सवार्टा deduce the expression for magnetic field at the center of semicircular coil। मजा ले लिया बोलता है सेमीसर्कुलर कॉइल आधा में नहीं हमसे ये बोल रहा है कि आप बायोट सवार्टा का यूज करके ना सेमीसर्कुलर कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए। आपकी कॉपी में प्रूफ है सर dv इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl dv इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आराम से लिखें I dl बाय r कुछ नहीं करता है कहता सेमी सर्कुलर ये होता तो साइन ही लिखा है I dl sin थीटा बाय r करिए। हमारा ये सेमी सर्किल है दिख रहा है उसमें सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल एकदम रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है। हमारा जो रेडियस होता है टेंजेंट के साथ कितना होता है 90 डिग्री। तो थीटा का मान तो 90 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो सबसे एक मिनट प्यास यहां देखो फ्रॉम बायोट सवार्ट dv इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl sin थीटा बाय r। भैया सेमी सर्किल के रेडियस के साथ ये टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री जब टेंजेंट 90 डिग्री थी sin थीटा sin 90 कितना होगा खत्म थीटा मान। अब बच गया dv इक्वल टू प्यार से म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl बाय r। इंटीग्रेशन कर ले पूरा लंबाई सब बाहर निकल जाए पूरा रहता तो 2 पाई पूरा रहता चारों का लंबाई आधा है 2 पाई आएगा 2 पाई आ रे अपर लिमिट हम लिए अपर लिमिट 2 पाई r लोअर लिमिट 0 पूरा सर्कुलर लूप के लिए इन कॉइल के लिए जो निकाले थे एक का निकाल के इन से गुना कर देते जाओ बेटा कॉइल आई बोल रहा है सेमी सर्किल के लूप के लिए तो अपर लिमिट पाई r लोअर लिमिट 0 क्लियर। तो हो जाएगा म्यू नॉट बाहर I बाहर रिवीजन में अच्छा उतना इसके बात नहीं करेंगे 4 पाई r स्क्वायर बाहर dl का l l के जगह पाई l के जगह पर एक पाई से एक पाई एक r से एक r यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया B बराबर म्यू नॉट I बाय 4r म्यू नॉट I बाय ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है किसी बंद सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप किसका काहे ये है पाई आधा काहे ये थीटा 90 डिग्री क्योंकि जब भी रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री ही होता है। तीसरा 14 पोलराइड पोलराइड याद कीजिए अभी जस्ट रिक्वायर वेव ऑप्टिक्स पोलराइड एक डिवाइस है जो पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है या पोलराइज्ड लाइट को पहचानता है। पोलराइड इज अ डिवाइस which produce पोलराइज्ड लाइट। पोलराइड एक ऐसी युक्ति है हिंदी मीडियम जो ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करता है। उपयोग याद कीजिए बताए थे इसका 3D होलोग्राम पिक्चर में किया जाता है याद है। अरे नहीं वो भक्त देना करेंगे तो शंकर जी अब ये पढ़ाए वो आप देखते होइएगा सर आप लोग कि आप मार्केट में जाते होइएगा फोटो खरीदने तो ऐसे करते होइएगा तो शाहरुख खान ऐसे करते होइएगा तो कैटरीना एक सिंगल मजा डबल मजा सिंगल इन्हें करके बचपन में हम लोग खूब देखते थे और भी बहुत कुछ देखते होइएगा पता नहीं ठीक है। और बोलता है दूसरा यूज इसका कैलकुलेटर और वॉच में डिजिट के रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हो जो ब्लैक वाला रहता है वो पोलराइज रहता है। एलसीडी में जो 7 8 9 नहीं लिखा रहता है उसका उपयोग हम लिखवाएंगे सर। चलिए पांचवा क्वेश्चन तो हम सब बाबू पूरा मॉडर्न पे है मॉडर्न का सेमीकंडक्टर पे हम करेंगे और बनाएंगे। चलिए सर आपका जो पांचवा वाला क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी के सबसे लास्ट चैप्टर सेकंड वॉल्यूम का 15वां चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। वैसे हम आपको 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे यार रेंज ऑफ एंटीना याद कीजिएगा बोल रहा है एक ट्रांसमिटिंग एंटीना एक एंटीना है जो ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिट मतलब निकालता है क्लियर उसे एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग हैज ए हाइट 64 मीटर। एक एंटीना है जो बिल्डिंग के क्या है
यहाँ पर एक बिल्डिंग के टॉप पर एक एंटीना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बिल्डिंग के टॉप पर एक एंटीना जिसका हाइट h1 दिया हुआ है। h1 दिया हुआ है आपका 64 मीटर। ओके, एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, और एक और एंटीना है जो 81 मीटर है। एक एंटीना क्या है? रिसीविंग एंटीना जिसका हाइट h2 दिया हुआ है 81 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना? तो दोनों का मैक्सिमम डिस्टेंस d बराबर फार्मूला होता है √2h(r1) सॉरी 2h1r प्लस √2h2r। भैया r ना रेडियस है पृथ्वी का 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्या आपसे नहीं बनेगा? अरे 2 पता है, h1 पता है, r दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। यार रेडियस क्या है? h1 दिया हुआ है, जो बेटा कर लेना रूट से बाहर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे इफ स्टूडेंट कनेक्टेड वोल्टमीटर इन सीरीज। आराम से सुनिएगा पर अब हमारा एक दिमाग याद कीजिए, चैप्टर नंबर 4 कन्वर्सेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। वहीं से रिलेटेड है। हम किसी गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले बताइए एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्टेड पैरेलली विद गैल्वेनोमीटर, अब मैक्स जिसको शंट भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यहीं से ये रिवीजन का बहुत शानदार वे। आप घर में 2 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन आप अभी YouTube पे हमको आधा घंटा देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ कंप्लीट हो रहा है। हम आपको एक टॉपिक पढ़ा के शंट पढ़ा के कि हमारा गैल्वेनोमीटर ना सिर्फ कम करंट को मेजर कर सकता है, माप सकता है। अगर सर्किट में करंट अचानक से बढ़ गया, पूरा गैल्वेनोमीटर जल के राख हो जाएगा। हो गया। इस घटना से बचने के लिए एक कॉपर का वायर लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम लेकिन रेजिस्टेंस बहुत क्या, मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस वेरी लो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, गलनांक उसका बहुत ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ही कम। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ देते हैं, आपको याद होगा सर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ दिए और मैक्सिमम करंट पास करेगा कॉपर के इस प्लेट से विदाउट डैमेजिंग द गैल्वेनोमीटर, बिना गैल्वेनोमीटर को डैमेज किए। कॉपर के इस प्लेट को शंट कहते हैं। अब आइएगा, अब था टॉपिक हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल जोड़े थे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर साइड था, यस सर। तो उसको सीरीज में जोड़े थे, किसमें जोड़े थे, हाई से। ये लगना क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट विल द रिजल्ट, क्या होगा रिजल्ट इफ स्टूडेंट कनेक्टेड वोल्टमीटर इन सीरीज एंड एमीटर इन पैरेलल। बोल रहा है वोल्टमीटर को जोड़ दिया सीरीज में और एमीटर, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को जोड़ दिया सीरीज में और एमीटर को जोड़ दिया, इसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर को जोड़ दिया पैरेलल में, इन्हें सर्किट बाय मिस्टेक। क्या सर्किट बाय मिस्टेक है? नहीं, सही तो जोड़ा है। अरे क्या किया है, बहुत अच्छा जोड़ा है। बोल रहा है व्हाट विल द रिजल्ट, एक बार देख लीजिएगा सर, कह रहा है by presence of voltmeter in series, बहुत फालतू आंसर कर देते हैं। कह रहा है व्हाट विल द रिजल्ट इफ स्टूडेंट कनेक्टेड वोल्टमीटर इन सीरीज एंड एमीटर इन पैरेलल। वोल्टमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, एमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, कहीं से कुछ नहीं है। इसका आंसर है by presence of voltmeter in series, resistance R in circuit voltmeter is very high. The current I is equal to V by decreases of the circuit. फालतू है सब। चलिए देखिए, अगर हमारा वोल्टमीटर सीरीज में जुड़ा है तो जैसे ही वोल्टमीटर सीरीज में जुड़ा है तो हमारे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई हो जाएगा। V इक्वल टू I सीरीज में जुड़ा है, R बराबर क्या है, V बाई R, R बराबर V बाई R। और अगर आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो आप बदल सकते हैं सर गैल्वेनोमीटर को। कैसे, अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कन्वर्ट करना है, यही लिखना है, तो क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर को सॉरी एमीटर में कन्वर्ट करना है तो किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में। और सीरीज में जोड़ना है तो
वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज। एक बार फिर से गैल्वेनोमीटर को अगर आपको आममीटर में बदलना है तो पैरेलल में, और वोल्टमीटर में बदलना है तो सीरीज। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी, व्हाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेकेंडरी सेल लो। भाई साहब, इंटरनल रेजिस्टेंस सेकेंडरी सेल का इसलिए लो होता है क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का दूरी, ये जो पॉजिटिव कैथोड और एनोड प्लेट होता है, उसके बीच का दूरी क्या है, बहुत कम होता है। अरे प्लेट के बीच का दूरी क्या होता है, जितना प्लेट का बीच का दूरी कम रहेगा उतना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कहते किसको है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। याद है, हमारा बाहर वाला रेजिस्टेंस चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर ये प्लेट को बहुत दूर कर दें, हमारा रेजिस्टेंस तो अब यहां से चल के यहां ना पड़ेगा, तो इनकी प्लेट के बीच का दूरी वैसे भी बहुत क्या कम होता है, जिसके कारण से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, यस सर, बहुत कम। अगला क्या है, सो द de Broglie wavelength of electron E is given by the relation E is equal to h by root under 2me। हम प्रूफ करने वाले हैं, पहले de Broglie वाला, de Broglie ड्यू इलास्टिक हाइपोथेसिस सुन लीजिए। de Broglie के अनुसार कोई गतिमान कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन कभी तरंगीय प्रवृत्ति को शो करता है, कभी कणीय प्रवृत्ति को। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्पिन वेव मोशन करता है। अब ये लिखवाएं, अकॉर्डिंग टू de Broglie a moving particle like electron sometimes act as a wave and sometimes act as a particle, hence electron revolve around the nucleus in form of spin wave motion। आप पता है प्रूफ करके दिखाइए, लैम्डा इक्वल टू h by root under 2a है, वो मारिए इसका वो है, छोड़िए। हम de Broglie के वेव से लैम्डा इक्वल टू h by p, याद कीजिए, अरे h by p बराबर mv, याद है, स्क्वायरिंग पूछता है, p स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, p स्क्वायर बाय 2m, m स्क्वायर 2 से m से p स्क्वायर इक्वल टू आराम से हो गया p रूट अंडर 2, एक मिनट रुक जाइए, इसको तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे e 1 by 2 mv स्क्वायर, p स्क्वायर बाय 2m है। अब हो गया हमारा p स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू e, काइनेटिक एनर्जी को e से रिप्रेजेंट किया, e p इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर इक्वल टू 2me, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, इस p का मान यहां डाल दो, आ गया हमारा आंसर। अरे यही प्रूफ करना। अगला, why the belt of भांडेग्राफ जनरेटर is made of insulating material। क्यों भांडेग्राफ जनरेटर का बेल्ट इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। भांडेग्राफ जनरेटर का बेल्ट इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है कि बल्ब जो बेल्ट है वो आसान कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, तो चार्ज उस पर डिसेप्ट कर जाता है, चार्ज क्या होता है, आके जमा हो जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, याद कीजिए वो जो कार्बन प्लस C1 C2 लगा धोखा लगे से को अंदर जा रहा है, अरे ये फोटो है, थोड़ा सा याद करेंगे भांडेग्राफ, ये बेल्ट था, यहाँ पे एम लगा हुआ, याद है, और ये सारे चार्ज को झाड़ करके C1 हुआ करता था, ये C2 था, ये HBr से जुड़ा हुआ था, याद है। अगर आपका ये कंडक्टिंग मटेरियल रखा और चार्ज जा किससे रहा, बेल्ट की ही मदद से ना C1 से C2 हुआ, तो ये भी चार्ज को एब्सॉर्ब कर लेता और ये प्रॉपर्ली वर्क क्या नहीं कर पाता, सारा चार्ज बेल्ट पे ही जमा हो जाता, इसीलिए उसको हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाते हैं। जरूरत नहीं है किसी का आंसर लेने। A uniform magnetic field gets modified as shown in figure when two specimens X and Y are placed. Identify the two specimens X and Y। पल्ला का आपको पहले बताइए X और Y क्या है। तो X ना डायमैग्नेटिक है और Y फेरोमैग्नेटिक है। लड़का पूछा आप भगता है क्या, फोटो देखिएगा भाई साहब, हम बता रहे थे आपको, याद कीजिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस जिसका मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन क्या हो, भागी, वैसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में लो अट्रैक्शन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसका मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम अट्रैक्शन। एक बार डेफिनेशन हो जाए, दो सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। वैसा पदार्थ जो मजबूत से कमजोर में चला जाए, वैसे पदार्थ को हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। याद कीजिए, या देयर इज अ रिपल्सन इन मैग्नेटिक फील्ड को हम ही लिखवाने वाले। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसा पदार्थ जो कमजोर से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में आ जाए
और न्यूनतम आकर्षण हो। ये फोटो को देखिए, ये एक सेट पदार्थ है, क्या है? इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? बेचारा जो अब इसके पास गया था रिपल्सन, इसको रिपेल कर रहा है। अगर ये रिपेल कर रहा है, क्वेश्चन में सामने रखिएगा आप लोग, अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये डायमैग्नेट होगा। अरे एक्स क्या कर रहा है? फोटो क्लिक नहीं, भाई साहब आपको हम लोग को और परेशान करिएगा। देखिए फोटो एकदम एक्सैक्ट बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, ये पदार्थ है एक्स, प्यार से यहाँ रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना प्यार से आ रहा था, जैसे ही इसके पास गया देखने में क्या हो रहा है इसमें? रिपल्सन कौन करता है? एक्स क्या है? डायमैग्नेट हो गया। इसमें देखिए ये वाइट सब्सटेंस है, हो गया। बोल रहा है आया इसके पास तो बात अट्रैक्शन, देखिए आया इसके पास तो क्या होता है? अट्रैक्शन किसमें होता है? स्टेट विथ रीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड लाइन एक्स एंड वाई। तो बोल रहा है रीजन बता दीजिए इसके मॉडिफिकेशन का। क्या बताना है आपको? रीजन बताना है। हम लोग जानते हैं कि डायमैग्नेट में रिपल्सन होता है, क्या होता है? और इसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए रिपल्सन होता है। इसमें क्या होता है? और इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए क्या है? अपने शब्दों में आंसर दें, क्वेश्चन बैंक के आंसर को ना लिखें। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डायमैग्नेट में मैग्नेटिक टेंडेंसी बहुत स्मॉल होता है, ना के बराबर, और फेरोमैग्नेट में मैग्नेटिक टेंडेंसी क्या है? बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब बोलता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बताइए, याद कीजिए 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटम से अल्फा रे को पास कराया था। सबसे ज्यादा अल्फा रे कहां से स्कैटर हुआ? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। हम ये जाने अगर कोई सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से प्लस को प्लस रिपेल कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम चार्ज कहां पर है? मैक्सिमम चार्ज कहां है? मैक्सिमम सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारा 5 मार्क्स कराने का आज बिल्कुल इच्छा नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। फिर कल वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 5 मार्क्स। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। बाय, लव यू, गुड नाइट।